सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आ चुका है आप लोगों के लिए अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बल एंड गति का पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ डिस्कस किया था, उस चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक का डिस्कस किया था। जो बचा हुआ टॉपिक है वो पार्ट 2 में डिस्कस आज होगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा, आप लोगों को उस टॉपिक पर लेकर चलता हूँ जो टॉपिक अभी भी बचा हुआ है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ टॉपिक मैंने पढ़ लिया था, जैसे कि ये टॉपिक आपका पढ़ लिया गया था उस चैप्टर में। तो अगर उस पार्ट को नहीं देखे हो तो जाकर उस पार्ट को देख लीजिए। ठीक है, ये भी टॉपिक पढ़ लिया गया था वहाँ पर, और ये भी आपका वहाँ पर पढ़ लिया गया था। तो इसके बाद जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। संवेग क्या बचा हुआ है? संवेग बचा हुआ है। संवेग के बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं और एक एक पॉइंट पढ़ने वाले हैं। कैसे उसका प्रूव करोगे, सूत्र उसका कैसे प्रूव करोगे, उसका सूत्र कहाँ से आया और कैसे आया, बल का सूत्र यहाँ से कैसे निकलता है, इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका आ गया है पहला टॉपिक, जो कि संवेग। इस पार्ट का पहला टॉपिक संवेग। संवेग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब संवेग क्या होता है? संवेग होता है आपके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। मान लीजिए यदि किसी, यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है, देख लीजिए। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान हो और वह बी वेग से गत कर रही हो। ठीक है, वह किस वेग से गत कर रही हो? बी वेग से गत कर रही हो। तो उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। जैसे P बराबर mv, क्या होगा? P बराबर mv, जहां P संवेग है। ठीक है, तो ये तो आपके संवेग के बारे में हो गया। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश में दिया गया। देख लीजिए इंग्लिश में क्या कह रहा है। इंग्लिश में कह रहा है इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यम एंड इट इज मूविंग विथ क्या कहते हैं, वेलोसिटी बी से। किससे क्या कह रहे हैं? कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। क्या है? जिसका मास कितना है? m है। और वो कितने वेग से गतिमान है, मतलब किस वेग से गतिमान है? v वेग से गतिमान है। देन तब क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी, उसके प्रोडक्ट मतलब उसके गुणनफल, मास और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संवेग। क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या कहते हैं गाइज? संवेग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया। अब देख लीजिए, ये संवेग तो आपका एक पॉइंट का हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए दो वेग होते हैं, हमेशा कोई भी चीज़ होता है तो प्रारंभिक वेग होता है और अंतिम वेग होता है। तो दो वेग होते हैं, तो दो वेग से हम कैसे निकाल सकते हैं कि संवेग आपका, उसका कैसे निकाल सकते हैं? तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको अथॉरिटी दी गई है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, पहले आपके u वेग से चलता है और लास्ट में क्या पहुँच जाता है? उसका वेग कितना पहुँच जाता है? v वेग। और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। ठीक है, द्रव्यमान कितना है? m है। तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? तो संवेग आप लोग यहाँ पर देखिए, देख लीजिए। पहला नंबर आपका P1 बराबर कितना हो जाएगा? P1 बराबर आपका हो जाएगा mu हो जाएगा, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया P1 और P2। अब यहाँ से आप लोग संवेग निकालने के लिए आपका एक फार्मूला हो जाएगा। टोटल संवेग निकालने के लिए, संपूर्ण संवेग निकालने के लिए P बराबर क्या होता है? P2 माइनस P1। ठीक है, क्या होता है? P2 माइनस P1, ये आपका होता है संवेग का फार्मूला। ठीक है, अब ये फार्मूले लगाकर आप लोग लिख सकते हो। जैसे P बराबर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 तो आप लोग जानते हो। अब P2 कितना था? P2 आपका mv था, और P1 कितना है? mu है। ठीक है, और P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर यहाँ पर m कॉमन ले लो तो v माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, v माइनस यू। अब यहाँ पर आपका ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। तो इस फार्मूले को भी वहाँ पर ऐसे प्रूव करके लिख दीजिएगा। ठीक है, जब आप लोग इस फार्मूले को इस प्रकार प्रूव करके लिखोगे तभी आप लोगों का नंबर पूरा ब्रीफली में मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और कहा जाता है। संवेग को एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है।
जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, बल और अगर समय का गुणनफल कर दिया जाए, बल और समय का गुणनफल कर दिया जाए तो आपका संवेग निकल आता है। लेकिन बल को एक तरह से और परिभाषित करते हैं, ठीक है, बल को एक तरह से और परिभाषित करते हैं। कैसे? जैसे बल आपका आ जाएगा, जब बल आ जाएगा तो आप लोग ये भी फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है, बल का ये भी आप लोग डिफिनीशन लिख सकते हो कि संवेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। अब देख लीजिए संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर आपका क्या हो जाएगा? जैसे एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी अपान टी होना चाहिए, ठीक है, यही तो आपका होना चाहिए। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? बल कहेंगे, ठीक है। ये आपका दूसरा बल का आपका डिफिनीशन हो गया। तो आप लोग ये भी लिखोगे तो आपका डिफिनीशन गलत नहीं जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग संवेग के बारे में पढ़ लियो। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या आता है? यहाँ पर आवेग आता है। अब आवेग क्या चीज़ होता है? आवेग क्या चीज़ होता है, इसके बारे में नॉलेज आपको होना चाहिए। आवेग क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दिया गया है परिभाषा। परिभाषा क्या कहा है देख लीजिए। परिभाषा कह रहा है यदि किसी वस्तु पर एक बल F टी समय T1 से T2 समय अंतराल तक कार्य करता है। क्या करता है? एक बल T1 से T2 समय अंतराल तक कार्य करता है तो वस्तु पर लगने वाले बल एवं समय के अंतर के गुणनफल को आवेग कहते हैं। अब देख लीजिए, और आवेग को किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जान लीजिए। आवेग को आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। सिंपल है। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा गाइज? आपका फार्मूला हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा F इंटू टी होता है। क्या होता है? F इंटू टी। लेकिन यहाँ पर आपको परिवर्तन में दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर आपको परिवर्तन में दिया गया है T1 से T2 तक। कहाँ तक? T1 से T2 तक। तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आई बराबर क्या हो जाएगा? F और इंटू में आपका यहाँ पर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 हो जाएगा। ये आपका हो गया आवेग। क्या हो गया? ये आपका हो गया आवेग, जो कि अदिश राशि है। क्या है? आवेग क्या है? आपके अदिश राशि है, ठीक है। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आई से प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे आपके सवाल बनते हैं गाइस। क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं, जो कि हम अगला जो पार्ट लेकर आएंगे, इसका पार्ट नंबर 3 जो लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को इसका ब्रीफली क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो मैं उस पार्ट में कराऊंगा। तो आप लोग उस पार्ट को ना छोड़िएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा गाइज, उस पार्ट में आप लोगों का न्यूमेरिकल आएगा। आज तो ये पार्ट में आपका ये चैप्टर खल्लास हो जाएगा, ठीक है। आज के इस पार्ट में आपका इस चैप्टर को खल्लास कर देंगे, लेकिन अगला जो पार्ट आएगा आपका वो रहेगा न्यूमेरिकल का पार्ट, ठीक है। इसी लेसन के न्यूमेरिकल का पार्ट, ठीक है। चलिए, अब अगला टॉपिक आ गया आपका संवेग संरक्षण के नियम। अब देख लीजिए संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यहां पर देख लीजिए, इसके अनुसार पिंड के किसी बंद निकाय, कोई भी बंद निकाय है, कोई भी पिंड है जिसका बंद निकाय है, पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या? कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसके निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो जो संवेग होगा वो नियत रहेगा। जैसे मान लीजिए कि पहले संवेग क्या था? पहले संवेग आपका P बराबर P1 बराबर अभी रुका हुआ है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले u वेग था, ठीक है। इसका वेग क्या था? u, मतलब जीरो था। पहले क्या है? जीरो है। जब रुका हुआ है तो u जीरो है, या आपका u वेग से गतिमान है, ठीक है। ये वस्तु क्या है? u वेग से गतिमान है, तो इसका क्या हो जाएगा? संवेग इतना हो जाएगा, mu हो जाएगा। अब मान लीजिए इसका वेग v हो गया, ठीक है। क्या हो गया? वेग v हो गया, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। अब ये जो संवेग है दोनों, ठीक है, ये दोनों जो संवेग है ये नियत रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? दोनों तरफ का संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। जैसे दोनों बराबर रहेंगे, P1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? P1 बराबर P2, मतलब
एम यू बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, एम यू बराबर क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ये आपका संवेग बराबर हो जाएगा। अब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या चीज़ चलता है आप लोग जानते हो, बंदूक भी जो चलती है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर चलती है। मान लीजिए कोई बंदूक से गोली चली, ठीक है, बंदूक से अगर कोई भी बंदूक से गोली चली तो वो संवेग संरक्षण के लॉ पर ही कार्य करेगा। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम पर ही कार्य करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई रॉकेट उड़ा, ठीक है, कोई रॉकेट उड़ा तो वो भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करेगी। जितना बल उसका, जो मान लीजिए कोई रॉकेट है, ये मान लीजिए कोई रॉकेट है और यहाँ से ये गैसेस निकल रही हैं। ठीक है, ये क्या है, गैसेस निकल रही हैं। तो ये जितना नीचे बल लगाएगा, एफ जितना नीचे बल लगाएगा उतना ही ये एफ बल से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, जो रॉकेट होगा उतना ही एफ बल से वो ऊपर की ओर जाएगा, मतलब इसका संवेग बराबर होगा। क्या होगा, संवेग इसका नियत होगा। क्या होगा, समझ में आया, पहले का संवेग बाद का संवेग। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। ये रहा आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आप लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इसे नोट कर लेंगे, एकदम ब्रीफली से नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूँ। अगला टॉपिक क्या है उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। तो अगला टॉपिक आ गया है आपका वृत्तीय गति। अब ये क्या होता है, वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति आप लोग जानते हैं, वृत्तीय गति क्या हो सकता है। आप लोग साइकिल का चक्का देखे होंगे ना, कभी कभी पैडल पकड़कर आप लोग घुमाते हो। जब साइकिल खड़ी रहती है ना, जब स्टैंड पर साइकिल खड़ी रहती है ना, तो पैडल पकड़ लेते हो, उसे घुमाते हो, तो वो जो गति करता है गाइज, क्या करता है, वो जो गति करता है, चक्का जो गति करता है ना गाइज, गति ऐसे ऐसे कुछ गति करता है ना, ऐसे ऐसे तो कुछ गति करता होगा। जब ऐसे ऐसे गति करता है ना गाइज, तो वो क्या होता है, वृत्तीय गति होता है। अब वृत्तीय गति क्या हो जाएगा आपका, वो वृत्तीय गति हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग किसी गोले का चक्कर लगा रहे हो, इसे किसी गोले का चक्कर लगा रहे हो इसे, ठीक है, ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। मतलब वृत्त सही से बन नहीं रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ऐसे चक्कर लगा रहे हो, फिर ऐसे चक्कर लगा रहे हो, ऐसे वृत्त के टाइप चक्कर लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, वृत्तीय गति क्या हो जाएगा, वृत्तीय गति क्या हो जाएगा, समझ में आया आप लोगों को। सिंपल भाषा में समझ में आ गया होगा कि वृत्त के तरह, जैसे ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इस प्रकार ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा गति आता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर आ गया आपका एक समान और असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या होगा, एक समान समय समान क्या, एक समान जो वृत्तीय गति होता है वो समान समय अंतराल पर समान दूरी तय करता है। मान लीजिए आपका कोई वृत्तीय गति है, तो ये समान समय अंतराल पर, मान लीजिए v वेग से यहाँ पर भी चल रहा है और v वेग से यहाँ पर भी चल रहा है, v वेग से यहाँ पर भी चल रहा है और v वेग से यहाँ पर भी चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समान, एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 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 दूसरा टॉपिक आपका आ जाता है असमान। असमान मान लीजिए यहाँ पर पहले v1 वेग से, दूसरे तरफ v2 वेग से, और यहाँ पर तीसरी जगह v3 वेग से, यहाँ पर चौथी जगह v4 वेग से। मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन होगा तो दूरी में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, और जब दूरी में परिवर्तन होगा तो ये असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। बस यही सिंपल भाषा में लिखना है और चित्र जरूर बना कर आना है। ठीक है, क्या है, अपने कॉपी में चित्र जरूर बना कर आना है। ये गलती कभी मत कीजिएगा कि चित्र मैं ना बनाऊं, चित्र जरूर बना कर आएंगे तभी आप लोगों को मिलेगा नंबर। ठीक है, तो ये आपका समान वृत्तीय गति क्या, कैसे लिखेंगे, किसी वस्तु समान समय अंतराल पर यदि समान दूरी तय करती है, वो भी वृत्तीय गति में, क्या
वो भी वृत्तीय गति में तय करती है, मतलब वृत्त पर तय करती है, गोले मतलब चक्कर लगाती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, असमान वृत्तीय गति समान समय अंतराल पर असमान दूरी तय करें, ठीक है, वो असमान वृत्तीय गति कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अच्छा सा परिभाषा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप अपने भाषा में लिखेंगे ना तभी आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। किताबी भाषा तो सभी लोग रटकर लिख आते हैं, लेकिन जब अपने भाषाओं में लिखोगे ना तो टीचर क्या होता है, इम्प्रेस होता है। क्या होता है गाइस, इम्प्रेस होता है कि बच्चे ने मेहनत करके पढ़ा और मेहनत करके लिखा है, वो खुद से लिखा है और खुद से अच्छाइयों से लिखा है। ठीक है, तब वो आपको नंबर दे देता है। ठीक है, तो चलिए अब और अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगले टॉपिक पर चल रहे हैं। अगला टॉपिक आपका आ गया है यहाँ पर कोणीय विस्थापन। ठीक है, अब कोणीय विस्थापन क्या है गाइस, कोणीय विस्थापन सिंपल सा रूप है। अब ये कोणीय विस्थापन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों का विस्थापन होता है जिसे हम एस से लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कोणीय विस्थापन है तो इसे हम थीटा से लिखेंगे। ठीक है, किससे लिखेंगे गाइस, थीटा से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, चलिए हम वृत्त बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं, सिंपल भाषा में आप लोगों को यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, ये वृत्त है और इससे एक आपका त्रिज्या से ऐसे खींच दिया गया है लाइन। ठीक है, अब ये जो है ये आपका जो विस्थापित हुआ है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर था और वो वस्तु यहाँ पर पहुँच गया है, तो जो ये वस्तु है विस्थापित हुआ है वो थीटा विस्थापित हुआ है। क्या हुआ है, वो थीटा विस्थापित हुआ है और ये आपकी हो गई चाप की लंबाई डेल्टा एस। ठीक है, क्या हो गई, चाप की लंबाई डेल्टा एस, और ये जो विस्थापित हुआ है वो थीटा विस्थापित हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कोणीय विस्थापन। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो ए बिंदु से, अगर वी बिंदु मतलब ए बिंदु से और वी बिंदु तक पहुंचता है और उसमें थीटा का परिवर्तन होता है। ठीक है, उसमें थीटा कोण का परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय विस्थापन कहेंगे। सिंपल भाषा में आप लोग ये भी लिख सकते हो, लेकिन जो मैंने आप लोगों को संपूर्ण भाषा में बताया है वो अपनी भाषाओं में याद करो और अपनी भाषाओं में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया है, ये आपका परिभाषा हो गया, तो आप लोग इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। वैसे तो कोणीय विस्थापन आपके बारे में आपके एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन आप लोगों का टॉपिक आ गया है तब मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूं। ठीक है, वरना इसमें कोई ज़्यादा कुछ अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूं। अगला टॉपिक क्या है, अब ये आ गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इस 3 स्टार लगा लीजिए, 4 स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार, जितना स्टार लगाना है स्टार लगा लीजिए। ठीक है, जब स्टार लगाएंगे ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पेपर में पूछा जाता है। आपके सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा जाएगा। 100% गारंटी दे रहा हूँ गाइस। ठीक है, क्या दे रहा हूँ, 100% की गारंटी दे रहा हूँ, आपके सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर ये पूछा जाएगा। अब इसे क्या कह रहे हैं, कोणीय वेग और तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होगा। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होगा, तो पहला नंबर कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग को हम ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं गाइस, ओमेगा से लिखते हैं। तो चलिए ओमेगा से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा लगभग डब्लू के टाइप होता है। ठीक है, तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण अपान में समय। क्या होता है, कोण अपान में समय। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, संबंध निकाल रहा हूँ, देख लीजिए। अब यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप की लंबाई क्या है, डेल्टा एस बटे क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर, और इंटू में टी हो जाएगा। ठीक है, ये चाप बटे त्रिज्या हो गया। तो अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो कोणीय, अब देख लीजिए ये आपका क्या हो गया, 1/r तो बचा है, उसके बाद आपका डेल्टा एस अपान टी बचा है। अब आप लोग जानते हैं जो ये आपका दिया गया है, मान लीजिए ये आपको जो दिया गया है, ये आपको क्या लिख सकते हो, आप इस पे क्या लिख सकते हो, ये वेग है कि नहीं, कि v बराबर आप लोग डेल्टा एस अपान डेल्टा टी लिखते हो कि नहीं, विस्थापन अपान समय। क्या लिखते हो, विस्थापन अपान समय लिखते हो ना, तो इसके स्थान पर हम b लिख सकते हैं कि नहीं गाइज, v लिख सकते हैं ना गाइज, सिंपल भाषा में b लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए सिंपल भाषा में हम ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/r
आर बराबर 1/r इंटू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। ठीक है, 1/r इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये आपका ओमेगा बराबर हो गया। अब ओमेगा का पूर्ण सूत्र मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग वीडियो को पॉज करके उसे ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। तो ओमेगा बराबर आपका क्या आया, v/r आया। ठीक है, क्या आया, v/r, और v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। ये आपका संबंध हो गया, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध ये आया है। ठीक है, तो ये तो आप लोग सिंपल भाषा में समझ गए होंगे, और इस पर आप लोगों के न्यूमेरिकल आएंगे। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, और आपके एग्जाम में क्या भी आ सकता है, और आपके एग्जाम में ये प्रूफ भी करने को आ सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम ब्रीफली से सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूं। अगला टॉपिक कौन सा है, यहां पर आपका अगला टॉपिक आ जाता है कोणीय त्वरण। क्या आ जाता है गाइस, कोणीय त्वरण। अब देख लीजिए, कोणीय वेग परिवर्तन के दर क्या कहेंगे, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे हम, कोणीय त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया कोणीय वेग क्या है, कोणीय वेग। और हम कोणीय त्वरण को किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। ठीक है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा/t। ठीक है, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा/t। ये आपका हो गया कोणीय त्वरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण होता है ओमेगा/t। ठीक है, क्या होगा गाइस, कोणीय त्वरण क्या होगा, ओमेगा/t। तो ये तो आप लोगों को सिंपल भाषा में मैंने सूत्र बता दिया। और हाँ, इससे सूत्र से सवाल आते हैं गाइस, न्यूमेरिकल आते हैं गाइस। तो न्यूमेरिकल कल भरपूर मात्रा में आएगा, तो आप लोग जरूर से ज़रूर उस न्यूमेरिकल को लगाइएगा। और सिंपल भाषा में मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दिया। ठीक है, अब अगले टॉपिक पर चल रहा हूं, अगला टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है गाइस, अब यहां पर आ गया है आवर्तकाल। क्या आ गया गाइस, आवर्तकाल क्या होता है, इसका भी परिभाषा आपसे 2 नंबर में पूछेगा आपके एग्जाम में। तो इस परिभाषा को जरूर से जरूर आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आवर्तकाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा एक चक्कर में लगाया गया समय, उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, आवर्तकाल जैसे मान लीजिए कोई भी एक लोलक है, मान लीजिए कोई लोलक है, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ऐसे कोई है लोलक जो कि इसे आवर्तकाल के तरफ से कार्य करता है। ठीक है, ये आपका हो गया आवर्तकाल। तो इसे आप लोग जरूर से जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए अगले टॉपिक पर, अगला टॉपिक भी देख लेते हैं। यहाँ पर आवृत्ति तो आप लोग जानते हो क्या है, 1 सेकंड में पूरा किया गया चक्कर या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में मतलब कितने, 1 सेकंड में किया गया। तो यहाँ पर आवृत्ति को हम न्यू से लिखते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/t होता है। ठीक है, ये क्या होता है, 1/t होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। म्यू से लिखते हैं, एफ से भी लिखते हैं, और एन से भी लिखते हैं। ठीक है, एन से भी लिखते हैं इसे। ठीक है, तो आप लोग कोई भी चीज़ आ जाए तो घबराना मत, एन से लिखते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ इनमें में से कोई भी चीज़ आ जाए तो घबराना मत। इसी प्रकार ये भी 1 नंबर में पूछेगा, आपसे डिफिनीशन में पूछेगा, या आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। उसके बाद आया अविकेंद्र बल। अविकेंद्र बल क्या होता है, चलिए अविकेंद्र बल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अविकेंद्र बल, मान लीजिए कोई भी वस्तु क्या है, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है, तो वो केंद्र की ओर क्या लगाता है, केंद्र की ओर एक बल लगाएगा। ठीक है, वो कौन सा बल होगा, अविकेंद्र बल होगा। मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, ऐसे v वेग से गति कर रहा है, तो वो क्या लगाएगा, केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसे हम कहते हैं अविकेंद्र बल, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिया गया। अविकेंद्र बल देख लीजिए,
वृत्तीय गति करते हुए एक पिंड एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं? अविकेंद्र बल कहते हैं। बस यही सिंपल था और सिंपल परिभाषा, ये भी आपके 2 नंबर में ही पूछेगा, इससे ज़्यादा में नहीं। ठीक है, चलिए अगला है टॉपिक। अगला टॉपिक अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए परिभाषा। अपकेंद्र बल एक आभासी बल है। क्या है? अपकेंद्र बल एक आभासी बल है। यह बल किसी गतिशील वस्तु को केंद्र से दूर भगाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, केंद्र से दूर भगाने के लिए प्रेरित करता है, इसे अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं उसे। और ये अवकेंद्र बल के समान और विपरीत दिशा में काम करता है। ठीक है, ये अवकेंद्र बल के समान और विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये आपका मेन पॉइंट, ये आपका हो गया। ठीक है, ये इतना मेन पॉइंट है आपका, तो इस मेन पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया है अपकेंद्र बल। और अवकेंद्र बल तो जानते हो केंद्र की ओर लगता है, और अपकेंद्र बल इसी का उल्टा केंद्र से दूर लगता है। इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर टॉपिक पर चलता हूँ। अब यहाँ पर टॉपिक आपका 3rd चैप्टर आएगा गाइज, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका नाम है गाइज, इसका नाम है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। ये मैं आप लोगों को जब दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दूंगा गाइज, जब दूसरे चैप्टर का न्यूमेरिकल करा दूंगा तब मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा, तीसरे चैप्टर के टॉपिक पर बात करूंगा। और उसके बाद अब आपके कल से फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा, तब केमिस्ट्री का 2 चैप्टर ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपका तीसरा चैप्टर फिजिक्स का शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को या व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर ये PDF अपलोड कर दिया गया है, तो जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।